हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने 12 एडजस्टमेंट जो हैं कवर कर लिए थे और इस क्लास के अंदर हम एडजस्टमेंट नंबर 13 से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 13 नंबर का जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। ये वाला जो एडजस्टमेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और कभी कभार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस का मतलब क्या होता है? कोई आकस्मिक दुर्घटना का घटित होना जिसके कारण बहुत बड़ी हानि हो गई हो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि माल जो है वो आग से जलकर नष्ट हो गया हो, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहली एडजस्टमेंट एंट्री जो हम लोगों को करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी कि सपोज करिए 1,00,000 रुपए का जो माल है वो आग से जलकर नष्ट हो गया। तो अब ये एडजस्टमेंट के अंदर हमें दे रखा है ना। तो हम यहाँ पर जनरल प्रविष्टि क्या करेंगे, पहली जनरल प्रविष्टि जो हम लोग करेंगे वो क्या होगी, इसको ध्यान से देखिएगा। पहली जनरल एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। पहली जनरल एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। और कितने रुपए का माल जो है आग से जलकर नष्ट हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो 1,00,000 रुपए का जो माल है वो आग से जलकर क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है। अब इस जनरल एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस जनरल एंट्री का ये इफेक्ट पड़ेगा, तो आप नीचे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन लिखी है। इफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड यानी कि माल का बीमा कराया हुआ नहीं है। इफ गुड्स इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, माल का बीमा कराया हुआ है और बीमा कंपनी ने दावा क्या करा है, स्वीकार कर लिया है। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ गुड्स इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि बीमा कंपनी से दावे की राशि क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। तो पहली एंट्री तो ये कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे ये वाली कंडीशन हो, चाहे ये वाली कंडीशन हो, चाहे ये वाली कंडीशन हो, तो पहली जो एंट्री मैंने यहाँ पर करी है ये तो इन तीनों कंडीशन में होगी ही होगी, क्योंकि भाई हमारा जो माल है वो आग से जलकर नष्ट हो गया है, यानी कि 1,00,000 रुपए की परचेजेस जो है हमारी कम हो चुकी है। तो कंडीशन ये हो या ये हो, ये वाली जनरल एंट्री तो हमें हर कंडीशन के अंदर करनी ही करनी है। और इस जनरल एंट्री का प्रभाव क्या पड़ेगा कि इस जनरल एंट्री का प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, चाहे कोई सी भी कंडीशन में बनाएं, हमें परचेजेस को तो कम कर कर दिखाना ही पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू परचेजेस। क्या लिखेंगे, टू परचेजेस। सपोज करो हमारे पास 10,00,000 रुपए का माल है, अब उसमें से 1,00,000 रुपए का माल जो है जलकर नष्ट हो चुका है, तो लॉस बाय फायर लॉस बाय फायर 1,00,000 रुपए, तो यहाँ नीचे कितने आ जाएंगे, 9,00,000 रुपए। हमें ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेजेस को कम कर कर दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब चाहे ये वाली कंडीशन हो, इसके अंदर भी हम सेम करेंगे, 10,00,000 रुपए का माल लिखेंगे लेस लॉस बाय फायर 1,00,000 रुपीज, यानी कि यहाँ पर भी 9,00,000 रुपए। अब चाहे ये वाली कंडीशन हो कि बीमा कंपनी से दावे की राशि प्राप्त हो गई, तो टू परचेजेस 10,00,000 रुपए लेस लॉस बाय फायर, लेस लॉस बाय फायर 1,00,000 रुपीज, यानी कि
9 लाख रुपीस। तो पहली एंट्री का प्रभाव तीनों कंडीशन के अंदर समान रूप से पड़ेगा, यानी कि चाहे माल का बीमा कराया हुआ हो, चाहे माल का बीमा कराया हुआ हो और इंश्योरेंस कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया हो, या इंश्योरेंस कंपनी से दावे की रकम प्राप्त हो गई हो, ये एंट्री हमें तीनों कंडीशन में करनी है। और इस एंट्री का प्रभाव क्या होगा कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेस में से लॉस बाय फायर को लेस कर कर दिखाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की। दूसरी एंट्री का मतलब क्या है कि भाई सपोज करो हमने, हमारा माल जो है आग से जलकर नष्ट हो गया था, है ना, तो हमने आग से माल के जलकर नष्ट होने की जनरल प्रविष्टि तो कर दी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये जनरल एंट्री तो हम लोगों ने कर दी। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि परचेजेस जो है वो 1 लाख रुपए से क्या हो गई, कम हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमारे सामने क्या आ सकती है कि भाई हमने माल का बीमा कराया हुआ ही नहीं था, यानी कि इफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड, यानी कि माल का बीमा नहीं था। अब माल का बीमा नहीं था तो भाई ये 1 लाख रुपए का पूरा नुकसान हमें वहन करना पड़ेगा। और इस नुकसान की जो भरपाई है वो हम कहाँ से करेंगे, लाभ हानि खाते से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, यानी कि हमें पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का नुकसान जो है वो कहाँ से भरना पड़ेगा, लाभ हानि खाते से भरना पड़ेगा, अगर हमने माल का बीमा नहीं कराया हुआ है तो। अब दूसरी एंट्री का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें पीएनएल के अंदर दिखाना पड़ेगा टू लॉस बाय फायर, कितना, 1 लाख रुपए, क्योंकि भाई पूरी की पूरी राशि हमने कहाँ से चार्ज की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज की है। तो यहाँ पर ये 1 लाख रुपए पूरे के पूरे हमें लाभ हानि खाते से वहन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने माल का बीमा नहीं करा रखा था। अब दूसरी कंडीशन देखिए, माल आग से जलकर नष्ट हो गया, तो पहली एंट्री तो यही होगी, और बीमा कंपनी ने 1 लाख रुपए में से 95,000 यानी कि 95,000 रुपीस का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। बीमा कंपनी कभी भी पूरा क्लेम जो है एक्सेप्ट नहीं करती है ना। ये नहीं कि आपने 1 लाख का दावा किया और बीमा कंपनी ने पूरे 1 लाख रुपए का दावा स्वीकार कर लिया। बीमा कंपनी कभी भी पूरा दावा स्वीकार नहीं करती, वो कुछ ना कुछ राशि जो है अवश्य ही काटती है, ठीक है ना। उसका वैल्यूएशन होता है किस तरीके से वो क्लेम की कितनी राशि को एक्सेप्ट करेंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अब माल तो जलकर 1 लाख का नष्ट हुआ था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में से 1 लाख रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए। लेकिन बीमा कंपनी ने क्या किया है, 95,000 रुपए का क्लेम ही एक्सेप्ट किया है। तो इस कंडीशन में सेकेंड एंट्री क्या होगी, हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डेटर। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 95,000, और जो 5,000 रुपये का दावा उसने स्वीकार नहीं किया उसको हम लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000, और यहाँ पर लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 1 लाख रुपीज। अब देखो यहाँ पर तो हमने बीमा करा ही नहीं रखा था, तो पूरी की पूरी राशि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करनी पड़ी। लेकिन इस कंडीशन में हमने बीमा करा रखा था, तो और बीमा कंपनी ने 95,000 रुपये का दावा स्वीकार कर लिया, तो हमें नुकसान केवल 5,000 का हो रहा है, क्योंकि 95,000 रुपीज़ तो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी।
तो हम इस कंडीशन में केवल 5,000 रुपये जो हैं लाभ हानि खाते में लिखेंगे और 95,000 रुपये जो है हम बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, दावा स्वीकार कर लिया है, वो हमारी देनदार हो गई है, डेटर हो गई है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में से तो हम 1 लाख ही कम करेंगे और यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट में हम लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें केवल 5,000 का नुकसान हुआ है और 95,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो हम इंश्योरेंस कंपनी लिखकर 95,000 रुपीज़ बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने दावा क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब देखिए थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, 1 लाख रुपए का माल नष्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 95,000 रुपए का दावा स्वीकार किया और इंश्योरेंस कंपनी से रकम प्राप्त हो गई। यहाँ तो केवल दावा ही स्वीकार किया था, इसलिए हमने बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी लिखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दावे की राशि क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को देनदार बनाने की, डेटर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी इच्छा हो। वैसे इंश्योरेंस कंपनी चेक ही देती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर 95,000, 5,000 और 1 लाख रुपीज़। अब इस कंडीशन के अंदर पीएनएल में कितने आएंगे, वही 5,000 रुपीज़ आएंगे। टू लॉस बाय फायर 5,000 रुपीज़। अब हम यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई हमें तो अमाउंट जो है प्राप्त हो चुका है। तो बैंक अकाउंट 95,000 बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो देखिए जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसमें हमारे सामने 3 कंडीशन आ सकती है। तो पहले तो हमें क्या करना है, जो भी माल की जो भी असामान्य हानि हुई है, जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है, उससे सबसे पहले ये एंट्री करनी है और इस एंट्री का प्रभाव तीनों कंडीशन में एक जैसा ही होता है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेजेस में से 1 लाख रुपए क्या करने हैं, कम करने हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो ये वाला इफेक्ट आपको दिखाना है। फिर दूसरी कंडीशन है, अगर माल का बीमा नहीं करा रखा तो ये 1 लाख रुपए आपको पूरे लाभ हानि खाते से भरने पड़ेंगे। तो आप लाभ हानि खाते में 1 लाख रुपए लिख दोगे। दूसरी कंडीशन, आपने बीमा करा रखा था और बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया है लेकिन रकम नहीं दी है, तो जितना दावा स्वीकार किया है उतनी राशि से बीमा कंपनी को देनदार बनाओगे और जो दावा स्वीकार नहीं किया वो राशि आप लाभ हानि खाते से चार्ज करोगे। तो यहाँ पर 95,000 इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल 5,000 रुपये दिखाए और बाकी के 95,000 रुपये से मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखा दिया, क्योंकि ये मेरी देनदार बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने रकम ही दे दी, तो इंश्योरेंस कंपनी को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ही हमें पैसा मिल गया। तो अब मैंने सीधे इंश्योरेंस कंपनी की जगह बैंक अकाउंट लिख दिया, बाकी एंट्री बिल्कुल क्या है, सेम है। वही लाभ हानि खाते में मैंने 5,000 लिख दिए और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की जगह बैंक अकाउंट आ गया, क्योंकि मुझे दावे की राशि जो है वो क्या हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये और आपको इसका ध्यान रखना है। क्लियर हो गई क्या बात? तो यहाँ तक ये एबनॉर्मल लॉस वाला जो एडजस्टमेंट है ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आ रहा है, म्यूचुअल डेब्ट। म्यूचुअल डेब्ट का मतलब होता है परस्पर ऋण। कभी कभी क्या होता है कि हम व्यापार के अंदर जिस आदमी को माल बेचते हैं उससे हम क्या करते हैं, माल खरीदते भी हैं।
कभी कभी व्यापार में क्या होता है, जिस आदमी को हम माल बेचते हैं तो उससे माल खरीदते भी हैं, तो एक तरफ वो आदमी हमारा देनदार भी होता है और एक तरफ वो आदमी हमारा लेनदार भी होता है। यानी कि वो हमारी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में भी शो होता है और सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट में भी शो होता है। तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं कि भाई जितनी राशि वो हमसे मांगता है और जितनी राशि हम उससे मांगते हैं उसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या एंट्री करते हैं, उसको कम करने के लिए हम एंट्री कर देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर्स को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, तो हम ये एंट्री कर देते हैं। आ गई बात समझ में। तो परस्पर ऋण की जब भी कोई स्थिति हमारे व्यापार में होती है तो उसको वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरीके से एडजस्ट कर दिया जाता है, यानी कि विपरीत प्रविष्टि कर दी जाती है। और ऐसा कब होता है, जब हम एक ही आदमी को माल बेचते भी हैं और उस आदमी से माल खरीदते भी हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाएगा, इस तरह की विपरीत प्रविष्टि करके हम क्या करेंगे, उस प्रभाव को समाप्त कर देंगे। सपोज कीजिए कोई ए नाम का पर्सन है, हम अब उसको हमें क्या करने हैं, एक तरीके से 20,000 रुपये तो हमें उससे लेने हैं और उसको 18,000 रुपये देने हैं। तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18,000 रुपये से तो उसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि भाई वो हमसे 18,000 रुपये मांगता है और हम उससे 20,000 रुपये मांगते हैं। तो 18,000 का हिसाब तो समाप्त करें, अब हमें केवल उससे 2,000 रुपये ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 18,000 वो हमसे मांगता था, 20,000 हम उससे मांगते थे। तो बात क्या बनी कि भाई 18,000 तो कैंसिल हो गए, अब बचे 2,000, वो आप मुझसे ले लेना। तो हमने 18,000 रुपये को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे जब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से इधर क्रेडिटर्स में से और इधर डेटर्स में से लेस कर देंगे अमाउंट को, और यहाँ पर हम लिख देंगे म्यूचुअल डेप्ट। क्या लिख देंगे, म्यूचुअल डेप्ट, और यहाँ पर भी लिख देंगे म्यूचुअल डेप्ट। और आप अगर चाहो तो यहाँ पर लेस सन्ड्री डेटर्स और यहाँ पर लिख सकते हो लेस सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, डेटर्स भी कम हो जाएंगे और क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है मैंने म्यूचुअल डेप्ट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स एंड डेटर्स दोनों में से अमाउंट कम करेंगे, तो मैंने देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स में से भी कम कर दिया और डेटर्स में से भी कम कर दिया, ठीक है। दूसरा PFBD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो जब भी हम PFBD का आयोजन करेंगे तो PFBD का आयोजन हम किस पर करेंगे, जो अमाउंट म्यूचुअल डेप्ट को लेस करने के बाद आएगा। PFBD का आयोजन करने से पहले इस अमाउंट को डेटर्स से कम करेंगे, वह क्रेडिटर्स में से भी PFDC, है ना। तो इससे अपन फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, और इसे क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो जब भी हम ये दो आयोजन बनाएंगे तो ये दोनों आयोजन
इस राशि को लेस करने के बाद जो राशि आएगी इस पर बनाया जाएगा, इस पर बनाया जाएगा क्या? प्रोविजन। चाहे वो आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बना रहे हों, चाहे आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बना रहे हों, इस पर बनाया, क्योंकि भाई ये गुड डेटर्स हैं और गुड डेटर्स के ऊपर कभी भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता, इसलिए इस अमाउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी पर आपको क्या करना है? प्रोविजन बनाना है। तो म्यूचुअल डेब्ट वाला जो एडजस्टमेंट है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो म्यूचुअल डेब्ट का मतलब क्या होता है? जब हम एक ही आदमी को माल बेचते हैं और हम एक ही आदमी से माल खरीदते हैं तो इस कंडीशन में वो हमारा लेनदार भी होता है और हमारा देनदार भी होता है। तो वित्तीय वर्ष के अंत में हम क्या कर देते हैं, जो म्यूचुअल डेब्ट होती है, परस्पर ऋण होते हैं, म्यूचुअल डेब्ट को क्या कहते हैं? जो परस्पर ऋण होते हैं, इसको क्या करते हैं? इस प्रकार की समायोजन प्रविष्टि कर कर एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि इस तरह की एडजस्टमेंट एंट्री कर कर क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। और इस अमाउंट को जो भी अमाउंट इस प्रविष्टि का होता है उसको हम डेटर्स में से भी लेस कर देते हैं, क्रेडिटर्स में से भी लेस कर देते हैं। और यदि हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स पर कोई आयोजन बनाना हो तो इस तरह की डेब्ट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी पर बनाना होता है, उसी पर बनाना होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? फर्दर बैड डेब्ट्स, यानी कि फर्दर का मतलब क्या हुआ? अतिरिक्त डूबत, अतिरिक्त डूबत, ठीक है ना। अब जो लास्ट के जो ये एडजस्टमेंट चालू हो गए हैं 15, 16, 17, 18, 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं, ध्यान से देखना। फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त डूबत। हमें कभी कभी ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ होता है कि 5,000 रुपये के देनदार और डूब गए। क्या लिखा हुआ है? सपोज करो हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें क्या कर रखा है? ऐसे लिखा हुआ है डेटर्स। क्या लिखा हुआ है? डेटर्स 1,00,000 रुपये। यहाँ पर लिख रखी है बैड डेब्ट्स, यहाँ पर क्या लिख रखी है? बैड डेब्ट्स 5,000 रुपये, यानी कि ये तो डूब चुके हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रखा है फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या लिख रखा है? फर्दर बैड डेब्ट्स ₹2,000। ये एडजस्टमेंट हमें नीचे गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 5,000 रुपये तो ऑलरेडी डूब चुके हैं, ये तो डेटर्स में से ऑलरेडी क्या है? कम किए हुए हैं। इसके अलावा 2,000 रुपये के देनदार और कम हो गए। इसके अलावा क्या हुआ? 2,000 रुपये के देनदार जो हैं और कम हो गए। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? हम क्या जनरल प्रविष्टि करेंगे? हम जो जनरल प्रविष्टि करेंगे वो देखिए। पहली जनरल प्रविष्टि हम क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 2,000 रुपये। और इस बैड डेब्ट्स को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
बैड डेब्ट्स अकाउंट 2000 रुपये, ठीक है ना। अब इस जनरल एंट्री का प्रभाव क्या पड़ा, हम यहां पर लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। 5000 तो हमारे ऑलरेडी डूब चुके थे, फिर यहां पे ऐसे लिखेंगे ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स 2000, ठीक है। और यदि प्रोविज़न वगैरह कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसके अंदर, है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे बाहर लिख देंगे बैड डेब्ट्स को 7000 रुपये। और बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे डेटर्स 1 लाख, और यहाँ पर कर देंगे लेस फर्दर बैड डेब्ट्स 2000, और बाहर डेटर्स दिखा देंगे 98,000। अगर प्रोविज़न नहीं है तो भाई हमें PFBD वाला कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा, केवल नीचे ये लिखा हुआ है फर्दर बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि भाई अतिरिक्त रूप से और डूब गए, भाई जो ट्रायल बैलेंस में हैं वो तो डूब ही चुके हैं, इसके अलावा 2000 रुपये के देनदार क्या हो गए, और कम हो गए। तो और कम हो गए तो हमें देनदारों को कम करना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है, एक तरीके से खर्चा है, नुकसान है, तो इससे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और हम बैड डेब्ट्स को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो हम इसे बैड डेब्ट्स में ऐड करके दिखाएंगे, और बैलेंस शीट के अंदर हम इसे डेटर्स में से लेस करके दिखाएंगे। तो P&L के अंदर ऐड करते हैं और बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आगे अभी और PFBD के अंदर ये आने वाला है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि इसका अपन को ध्यान रखना होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अलग है ना। बैड डेब्ट्स, एक तो बैड डेब्ट्स होती है, एक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होती है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि डूबा हुआ पैसा जो हमें क्या है, मिल गया। सपोज कीजिए हमने पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर कि 5000 रुपये को डूबत मानकर अपलिखित कर दिया था, यानी कि हमने राइट ऑफ कर दिए थे। प्रीवियस ईयर के अंदर हमने 5000 रुपये जो हैं वो बैड डेब्ट्स मानकर क्या कर दिए थे, राइट ऑफ कर दिए थे। बैड डेब्ट्स मान के हमने क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था उस अमाउंट को, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें इस ईयर के अंदर वो पैसे जो हैं प्राप्त हो गए। तो अब हम क्या जनरल प्रविष्टि करेंगे। अब जो हम जनरल प्रविष्टि करेंगे, भाई हम तो डूबत मानकर जो है, बैड डेब्ट्स मानकर जो है राइट ऑफ कर चुके थे। तो एक तरीके से इस साल क्या हुआ, हमें डूबा हुआ पैसा जो है प्राप्त हो गया। अब डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें तो भाई फायदा हो गया, यानी कि हमारे पास कैश आ गया या बैंक आ गया। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सपोज करो कैश आ गया, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। 5000 रुपये जो हैं हमें डूबे हुए जो हैं इस साल क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो अब ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ था कि 5000 रुपये की रकम जिसे पिछले वर्ष आपने डूबत मानकर अपलिखित कर दिया था, इस वर्ष आपको प्राप्त हो गई, समायोजन प्रविष्टि करिए। तो अब समायोजन प्रविष्टि क्या करेंगे, यही करेंगे, है ना। और ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो इसे P&L के क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 5000 रुपये। तो अब क्या हुआ, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया।
तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 5,000 रुपीज। ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए क्या है, इनकम है, हमारे लिए क्या है, इनकम है। और बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर कैश दिखा देंगे या कैश में ऐड करके दिखा देंगे, ऐड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, हमें बैड डेब्ट्स के रिकवर्ड से प्राप्त हुए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम जो है बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखा सकते हैं। एनी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है क्या, जल्दी से बताएं। मैं थोड़ा कैमरा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी विजिबिलिटी को सही कर देते हैं एक बार। थोड़ा सा विजिबिलिटी को सुधारते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए अपन ने यहाँ पर जो एडजस्टमेंट समझ लिया वो हो गया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का एडजस्टमेंट। क्लियर हो गई यहाँ तक आप सभी बच्चों को, जो बात है वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक तो बैड डेब्ट्स होती हैं, एक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होती है। तो बैड डेब्ट्स को तो पीएनएल के डेबिट में लिखा जाता है और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को जो है पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाता है, क्योंकि ये इनकम होती है और इसे कैश में जोड़कर दिखाया जाता है। इसे क्या किया जाता है, कैश में जोड़कर दिखाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि संदिग्ध डूबत के लिए आयोजन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट और एग्ज़ाम के अंदर कई बार जो है इसको जो है पूछा जाता है। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसे अपन कहते हैं PFBD। एक मिनट बच्चों, एक कॉल करना है, थोड़ा अर्जेंट है। हेलो, मैं कह रहा था 10 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करिए, वो रिकॉर्ड हो जाएगी फिर लाइव में। मैंने कल मैसेज करा था, है ना।
10 मिनट के लिए करिए, है ना, कोई बात नहीं, आप करिए इसको, मैं क्लास चल रही है ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब अपन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एडजस्टमेंट देखने वाले हैं, और उसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि संदिग्ध ऋणों के लिए या डूबत के लिए जो है आयोजन, इसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में जो आपको कराने वाला हूँ वो हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इससे रिलेटेड 5 तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ, और अलग अलग सिचुएशन होती है इस एडजस्टमेंट की, और ये जो एडजस्टमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट कहलाता है, और बहुत कंफ्यूजन जो है दिमाग के अंदर हमारे पैदा होता है इसको लेकर, ठीक है ना। तो आप इस एडजस्टमेंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं PFBD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अच्छा, ये किस पर बनाया जाता है, ये देनदारों के ऊपर बनाया जाता है। एक्चुअल में व्यापार में क्या होता है कि व्यापारी को ये संभावना होती है कि जो भी देनदार उसके पास अभी प्रेजेंट में हैं, अब जैसे कि ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है कि भाई 3 लाख रुपए के देनदार हैं, लेकिन व्यापारी के मन में ये आशंका है कि भाई पूरे के पूरे 3 लाख रुपए जो हैं मुझे प्राप्त नहीं होंगे, इसमें से 5% की राशि जो है वो डूबने की क्या है, संभावना है, यानी कि मुझे 15,000 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होती है या रूढ़िवादिता अवधारणा होती है, वो हमें इस तरह के आयोजन बनाने की स्वीकृति प्रदान करती है। तो अब व्यापारी को ये आशंका है कि भाई 15,000 रुपये के देनदार ऐसे हो सकते हैं जो डूब जाएं, यानी कि मुझे शुद्ध रूप से इस 3 लाख रुपए में से केवल 2,85,000 रुपये यानी कि 2,85,000 रुपीज़ ही जो हैं प्राप्त होंगे, 15,000 रुपये जो हैं डूब सकते हैं। तो वो क्या करता है कि ऐसे डूबत के लिए क्या कर सकता है, आयोजन बना सकता है, और कौन सी अवधारणा के अनुसार बनाया जा सकता है, रूढ़िवादिता अवधारणा यानी कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के आयोजन बनाया जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें केवल देनदार दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, देनदार, और हमें एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि भाई देनदारों पर 5% की दर से आप क्या करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि PFBD का आयोजन करिए। तो भाई 3 लाख का 5% कितना होता है अब यहाँ पर 3 लाख का 5% हम निकालेंगे तो 3 लाख का 5% हुआ 15,000 रुपये। तो अब ये आयोजन बनाने के लिए हम क्या जनरल प्रविष्टि करेंगे, इस आयोजन की राशि को हम क्या करेंगे, लाभ हानि खाते से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। जो भी आयोजन बनाया जाता है उसकी जो राशि है वो कहाँ से चार्ज की जाती है, लाभ हानि खाते से चार्ज की जाती है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी भी प्रकार की बैड डेब्ट्स नहीं दे रखी, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बैड डेब्ट्स नहीं दे रखी, किसी भी प्रकार का कोई ओल्ड प्रोविज़न नहीं दे रखा, केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेटर्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि 5% का आयोजन बनाइए। तो और हमने आयोजन की राशि भी निकाल ली कि भाई हमें 15,000 रुपये का आयोजन बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या जनरल प्रविष्टि कर देंगे, हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स
अकाउंट। हम 15,000 रुपये की राशि कहाँ से चार्ज कर लेंगे? हम 15,000 रुपये की जो राशि है उसे हम लाभ हानि खाते से क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अब हमने 15,000 रुपये की राशि पूरी की पूरी कहाँ से ले ली? लाभ हानि खाते से ले ली। तो अब हम लाभ हानि खाते के यहाँ पर दिखा देंगे 2PFBD 15,000 रुपये, और बैलेंस शीट की असेट साइड में से हम डेटर्स में से क्या करेंगे? इस PFBD को क्या करेंगे? लेस करके दिखाएंगे कि भाई हमने इतने रुपए का आयोजन जो है वो इस पर बना रखा है। कितने का? 15,000 रुपये का आयोजन जो है वो हमने कर रखा है। तो जब आपको केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स गिवन हो, क्या गिवन हो? डेटर्स गिवन हो, और आपको आयोजन बनाने के लिए कहा जाए, ध्यान रखिएगा अलग अलग कंडीशन है। अगर ट्रायल बैलेंस में केवल डेटर्स गिवन हो और आपको यदि आयोजन बनाने के लिए कहा जाए तो आपको ये समायोजन प्रविष्टि करनी है। ठीक है, और आपको लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में 15,000 रुपये लिखने हैं, और आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में से डेटर्स में से आयोजन की राशि को क्या करना है? घटाकर दिखाना है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है? इसके अंदर भी आपको ट्रायल बैलेंस में केवल डेटर्स दे रखे हैं। इन कंडीशंस को आपको अच्छी तरीके से समझना है। आपको ट्रायल बैलेंस में केवल डेटर्स दे रखे हैं, और नीचे क्या कर रखा है? नीचे आपको दो एडजस्टमेंट गिवन है। राइट ऑफ ₹5,000 एज बैड डेब्ट्स, यानी कि 5,000 रुपये की डूबत हुई है, और फिर आपको क्या करना है? प्रोविज़न भी बनाना है। मेक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स, यानी कि अब डूबत ऋण की राशि भी अपलिखित करनी है आपको डेटर्स में से, और आपको उसके ऊपर आयोजन भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो बैड डेब्ट्स है उसका समायोजन करेंगे, उसके बाद आयोजन बनाएंगे, है ना। ये नहीं कि हमने आयोजन पहले बना दिया और हम डूबत ऋण का समायोजन जो है बाद में कर रहे हैं। तो हमेशा पहले फर्दर बैड डेब्ट्स जो अपन पीछे सीख कर आए हैं, पहले अपन को वो करना है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, और इस बैड डेब्ट्स को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये और 5,000 रुपये। अब पीएनएल के अंदर हम दिखाएंगे 2 बैड डेब्ट्स 5,000 रुपये। ठीक है, और डेटर्स में से हम क्या करेंगे? डेटर्स कितने के दे रखे हैं हमको? 7 लाख के। 7 लाख के डेटर्स हैं, तो इसमें से पहले हम लेस करेंगे बैड डेब्ट्स। कितने रुपए की बैड डेब्ट्स हुई? 5,000 की। अब 6,95,000 रुपीज़ के देनदार बचे। तो जो अब हम आयोजन बनाएंगे वो हम 7 लाख पर नहीं बनाएंगे। डूबत ऋण की राशि घटाने के बाद जो डूबत की राशि घटाने के बाद जो अमाउंट आ रहा है इसके ऊपर बनाएंगे। हम 6,95,000 का 10% निकालेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 69,500, और इसको हम कहाँ से ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू PFBD अकाउंट 69,500 रुपीज़, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल्स डेब्ट अकाउंट।
अब यहाँ पर हम लेस करेंगे PFBD, और ये कौन सा है, एक तरीके से न्यू, तो 69,500, तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 8 में से 6 गए 2, तो यहाँ पर आपके देनदार कितने के बचे, 6,25,500 के, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2PFBD 69,500। तो इस कंडीशन के अंदर समायोजन इस तरीके से होगा। आपको ट्रायल बैलेंस में केवल डेटर्स दे रखे थे और आपको बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न का एडजस्टमेंट नीचे दे रखा था। इस कंडीशन के अंदर भी ट्रायल बैलेंस में केवल डेटर्स दे रखे थे और आपको डायरेक्ट प्रोविज़न बनाना था, यानी कि इसमें बैड डेब्ट्स नहीं थी। अब इसमें बैड डेब्ट्स नहीं थी तो हमने डायरेक्ट क्या करा, 3 लाख रुपए के ऊपर प्रोविज़न बना दिया। अब इसके अंदर क्या था, डेटर्स तो ट्रायल बैलेंस के अंदर थे, लेकिन इसमें बैड डेब्ट्स भी थी और प्रोविज़न भी था। तो जब दोनों एडजस्टमेंट साथ में होते हैं तो पहले बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद प्रोविज़न वाला एडजस्टमेंट करना पड़ता है। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो ये ध्यान रखना है। अब टाइप 3 देखो, टाइप 3 क्या है? ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और एग्जाम के अंदर अधिकतर इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। अभी जो अपन ने टाइप 1 और टाइप 2 करा, उसके अंदर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर केवल डेटर्स दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स भी दे रखे हैं, हमें ओल्ड PFBD, इससे कहते हैं ओल्ड प्रोविज़न, हमें ओल्ड PFBD भी दे रखा है और हमें बैड डेब्ट्स भी दे रखी है। क्या दे रखी है? बैड डेब्ट्स भी दे रखी है। जब ट्रायल बैलेंस में ये तीनों चीज़ें दे रखी होती हैं तो हम समायोजन किस प्रकार से करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, हमें नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल बैड डेब्ट्स 10,000 रुपीज़, मेंटेन द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स, यानी कि आपको फर्दर बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट भी गिवन है, आपको PFBD का एडजस्टमेंट भी गिवन है, आपको दोनों एडजस्टमेंट गिवन है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब हमें ट्रायल बैलेंस में तीनों चीज़ें दे रखी होती है तो हमें 3 खाते बनाने पड़ते हैं, डेटर्स का, बैड डेब्ट्स का और प्रोविज़न का। हमें ये 3 खाते जो हैं तैयार करने पड़ते हैं एज अ वर्किंग नोट, उसके बाद ही हम अंतिम खातों में प्रविष्टियां कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये 3 खाते बना लिए। अब इन 3 खातों के अंदर जो भी बैलेंस हमें दे रखा है, सबसे पहले तो हमें उसको लिखना है। अब डेटर्स का बैलेंस हमें कितना दे रखा है, 4,10,000 दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD 4,10,000, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे। प्रोविज़न का जो बैड डेब्ट्स है ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम प्रोविज़न का बैड डेब्ट्स का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय बैलेंस BD कितना दे रखा है, प्रोविज़न का बैलेंस हमें दे रखा है 20,000 रुपये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20,000 रुपये। बैड डेब्ट्स का जो बैलेंस है हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स कितना है बैलेंस, बैड डेब्ट्स का 6,000 रुपये। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 3 अकाउंट बनाए, क्योंकि तीनों चीज़ें हमें जो है बैलेंस शीट के अंदर जो है गिवन है, और हमने क्या करा,
तीनों का ओपनिंग बैलेंस जो हमें दे रखा था वो हमने अकाउंट के अंदर क्या करा, मेंशन कर लिया। डेटर्स का और बैड डेब्ट्स का डेबिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम एडजस्टमेंट को करना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे वो है बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट। अब बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल प्रविष्टि करेंगे। जनरल प्रविष्टि क्या होगी, हम पहली जनरल प्रविष्टि जो करेंगे वो क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितने रुपए की अतिरिक्त डूबत है, 10,000 रुपए की। तो ये 10,000 रुपये मैंने पहले तो मैंने बैड डेब्ट्स की एंट्री कर दी। किसकी एंट्री कर दी, बैड डेब्ट्स की। अब इस जनरल प्रविष्टि का क्या प्रभाव पड़ा कि मेरे जो डेटर्स हैं वो 10,000 रुपये से क्या हो गए, कम हो गए। तो यानी कि अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूंगा तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेजर पोस्टिंग होगी बाय बैड डेब्ट्स, कितने, 10,000 रुपये, और बैड डेब्ट्स के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी टू डेटर्स, कितने रुपए, 10,000 रुपये। ठीक है, तो इस जनरल एंट्री का प्रभाव तो ये पड़ेगा कि भाई डेटर्स के क्रेडिट्स, क्योंकि डेटर अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है तो लेजर पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में होगी। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो लेजर पोस्टिंग जो है डेबिट साइड के अंदर होगी। क्लियर हो गई बात। अब डेटर्स अकाउंट तो बंद हो जाएगा, इस भाई बैड डेब्ट्स के बाद डेटर्स अकाउंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस CD 4 लाख रुपए, यानी कि मैंने डेटर्स अकाउंट को तो कर दिया क्लोज, डेटर्स अकाउंट तो क्लोज हो गया। ठीक है, इस जनरल एंट्री के बाद डेटर्स अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, यानी कि डेटर्स अब मेरे पास कितने के बचे हैं, 4 लाख के बचे हैं। अब मुझे बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्लोज करना है तो पहले तो आपको ये जनरल एंट्री करनी है, इस जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग करने के बाद आपको डेटर्स अकाउंट को सबसे पहले क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे बैड डेब्ट्स अकाउंट को बंद करना है और आप देख रहे हैं कि मैंने प्रोविजन बना रखा है, मैंने प्रोविजन बना रखा है। तो जब भी आप डूबत ऋण के लिए प्रोविजन बनाकर रखते हो तो आपको डूबत का पैसा जो है प्रोविजन से ही वसूल करना है। जैसे अपन ने डेप्रीशिएशन के अंदर देखा था कि अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन करते हैं तो हम डेप्रीशिएशन फिक्स्ड असेट के ऊपर चार्ज नहीं करते, हम डेप्रीशिएशन का पैसा प्रोविजन से चार्ज करते हैं। तो वैसे ही हमने अगर बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बना रखा है तो फिर हमें पैसा कहाँ से चार्ज करना है, प्रोविजन से ही चार्ज करना है। तो ये जो बैड डेब्ट्स है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, प्रोविजन के अंदर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो यानी कि मुझे बैड डेब्ट्स अकाउंट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद नहीं कर सकता। भाई पहले दो कंडीशन अपन ने सीखी, टाइप 1 और टाइप 2, वहाँ पर हम बैड डेब्ट्स को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई प्रोविज़न था ही नहीं। देखो मैंने यहाँ पर बैड डेब्ट्स को P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया था, दिख रहा है आपको ये वाली जनरल प्रविष्टि है ना। मैंने यहाँ पर बैड डेब्ट्स को किस में ट्रांसफ़र किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, इस कंडीशन के अंदर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बना रखा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी स्थिति के अंदर मुझे बैड डेब्ट्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रोविज़न के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो प्रोविज़न में मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे बैड डेब्ट्स डेबिट होती है, अब मुझे बैड डेब्ट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोविज़न फॉर या फिर मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ PF
PFBD अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं? पूरे 16,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं। मैं इतनी डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में वो आपसे अंतिम खाते नहीं पूछेगा, वो आपसे समायोजन प्रविष्टि पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को, कंसेप्ट को समझ के जाना है। अब यहाँ पर ये 16,000 रुपये यहाँ पर मैंने इसको क्या करा? ट्रांसफर कर दिया। तो अब बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो इसके क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा बाय PFBD 16,000 रुपये। अब बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या हो गया? बंद हो गया। बैड डेब्ट्स अकाउंट भी क्या हो गया? बंद हो गया। और PFBD के डेबिट साइड में आ गए टू बैड डेब्ट्स। क्या आ गए? टू बैड डेब्ट्स 16,000 रुपये। यहाँ तक आपने दो जनरल प्रविष्टियाँ करी और दो जनरल प्रविष्टियों से दो खाते बंद हो गए। एक तो डेटर्स भी बंद हो गया, एक बैड डेब्ट्स भी बंद हो गया। अब खेल क्या है कि भाई वो कह रहा है कि आपको क्या करना है? 10% का आयोजन करना है। किस पर? देनदारों पर। तो अब आप खुद देखो कि आपके पास बैड डेब्ट्स का समायोजन करने के बाद देनदार कितने के बचे? आपके पास देनदार बचे 4 लाख रुपए के। कितने के बचे? 4 लाख रुपए के आपके पास देनदार बचे। तो आपको इस 4 लाख रुपए के ऊपर जो राशि यहां पर आती है, इस राशि के ऊपर ये वाला जो अमाउंट यहां पर आया है, इस राशि के ऊपर पहले आपको क्या करना है? आयोजन बनाना है। तो 4 लाख का 10% होता है 40,000। क्या होता है? 40,000। और ये 40,000 बनाकर आपको अभी समायोजन प्रविष्टि नहीं करनी है। ध्यान रखना, आपको क्या करना है? ये प्रोविजन का बैलेंस होना चाहिए, यानी कि टू बैलेंस CD 40,000 रुपये। आपको 40,000 रुपये का आयोजन रखना है। आपको 40,000 रुपये का आयोजन रखना है। इसका मतलब ये है, यानी कि ये 4 लाख रुपए आपने जो निकाले हैं, ये 40,000 रुपये का आयोजन आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। यानी कि प्रोविज़न का जो बैलेंस है वो 40,000 रुपये होना चाहिए। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर तो हो गए 56,000 रुपये, 56,000, और यहाँ पर है 20,000 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर लाभ हानि खाते से कितने पैसे लेने पड़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000 रुपीज़, यानी कि इस तरीके से इस चीज़ को किया जाएगा। यानी कि अब ये जो प्रविष्टि है ना, ये 36,000 रुपये जो आपने निकाले हैं, ये हमने लाभ हानि खाते से चार्ज करने हैं। आपको ये 4 लाख रुपए में ये 40,000 मैंने कहाँ से निकाले, ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर इसलिए हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये 40,000 कैसे आए? 4 लाख का 10%। और ये 36,000 रुपये की हम क्या करेंगे? जनरल प्रविष्टि, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू PFBD अकाउंट 36,000 रुपीज़। तो ये फाइनली क्या हुई? जनरल प्रविष्टि हुई। तो ध्यान रखना है, जब भी अंतिम खातों के ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ये तीनों एडजस्टमेंट दे रखे हों, जब भी अंतिम खातों के अंदर आपको ये तीनों एडजस्टमेंट दे रखे हों और आपको नीचे 2 प्रोविज़न भी दे रखे हों, तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको ये तीनों खाते बनाने हैं। उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है।
फिर आपको बैड डेब्ट्स की प्रविष्टि करनी है, फिर इसकी लेज़र पोस्टिंग करनी है बैड डेब्ट्स के डेबिट में, डेटर्स के क्रेडिट में। फिर उसके बाद आपको डेटर्स अकाउंट को बंद कर देना है। फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट को पीएफबीडी में ट्रांसफ़र कर कर इसको भी बंद कर देना है। फिर जो डेटर्स की शुद्ध राशि आएगी उससे आपको पीएफबीडी अकाउंट को बंद करना है, और जो राशि कम पड़ेगी वो आपको लाभ हानि खाते से चार्ज कर कर ये जनरल प्रविष्टि करनी है। तो इस तरीके से ये 3 जनरल प्रविष्टियां यहाँ पर बनेगी। अब देखो इसको अंतिम खातों में कैसे दर्शाते हैं। ये जो इतनी सारी रामायण हमने की है, इसको अंतिम खातों में कैसे दर्शाते हैं इसको समझने की कोशिश करिए। ये तो जनरल प्रविष्टियां थी, अब इसको हम अंतिम खातों में कैसे दर्शाते हैं ये ध्यान से देखना। दर्शाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स। हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने डेटर्स दे रखे थे, 4,10,000 के डेटर्स हमको दे रखे थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,10,000, फिर इसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स 10,000, तो ये आ गए 4 लाख। क्या आ गए? 4 लाख। फिर लेस पीएफबीडी न्यू। अब न्यू पीएफबीडी कितना है? न्यू पीएफबीडी है 40,000। न्यू पीएफबीडी कितना है? 40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40,000, तो ये यहाँ पर आ गए 3,60,000। क्लियर? फिर यहाँ पर ये तो बैलेंस शीट में हो गया, डेटर्स लिखा, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स को घटाया, बैड डेब्ट्स में से न्यू प्रोविज़न को लेस कर दिया। न्यू प्रोविज़न कितना है? 40,000 जो हमने बनाया है, इतना हमको रखना है। अब यहाँ पर लिखना है 2 बैड डेब्ट्स। क्या लिखना है? 2 बैड डेब्ट्स। अब 2 बैड डेब्ट्स कितनी थी भाई? देखो बैड डेब्ट्स थी 6,000 की। कितनी की थी? 6,000 की। इसके अंदर ऐड करना है फर्दर बैड डेब्ट्स 10,000, ये आ गए 16,000। फिर इसमें ऐड करना है पीएफबीडी न्यू। न्यू पीएफबीडी आपने कितना बनाया है? 40,000, तो ये आ गया 56,000। फिर इसमें से लेस करके दिखाना है ओल्ड पीएफबीडी। ओल्ड पीएफबीडी कितना था? 20,000, तो ये 20,000, तो देखो ये आ गए 36,000। यानी कि इस अमाउंट को तो पीएनएल में लाना है, इस अमाउंट को तो पीएनएल में लाना है, और इस अमाउंट को आपको यहाँ दिखाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट खेल है पीएफबीडी के एडजस्टमेंट का। भाई आयोजन तो हमें 40,000 का बनाना है, लेकिन प्रश्न ये है कि हम लाभ हानि खाते से कितना अमाउंट चार्ज करें कि ये आयोजन बन जाए। कितने का? 40,000 का आयोजन बन जाए, क्योंकि हमारे पास ओल्ड बैलेंसेस भी है। किसका? प्रोविज़न का। तो ये तरीका होता है इस एडजस्टमेंट को करने का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, ध्यान से देख लो कि कैसे करना है। मैंने 3 टाइप आपको सिखा दिए। कितने टाइप आपको सिखा दिए? 3। अब देखो वापस आपको समझ में आएगा थोड़ा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं था। जब ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं हो और प्रोविज़न बनाने के लिए कहे, तो ये सबसे इजी कंडीशन है। केवल एक जनरल प्रविष्टि करो और खेल खत्म, है ना। 15,000 रुपये, भाई 3 लाख है, 3 लाख का 5% 15,000 सीधे ही लाभ हानि खाते से चार्ज किए। प्रोविज़न का पैसा पीएनएल में लिखा और यहाँ पर प्रोविज़न को घटाकर लिख दिया। ठीक है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है, है ना। ना तो बैड डेब्ट्स है, ना ओल्ड प्रोविज़न है, और नीचे दे रखा है बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट और प्रोविज़न का एडजस्टमेंट।
तो पहले तो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट कर लो, बैड डेब्ट्स की एंट्री करो, बैड डेब्ट्स को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दो, और जो अमाउंट आए बैड डेब्ट्स के बाद, ये वाला जो अमाउंट आए इस पर प्रोविज़न बनाओ और प्रोविज़न की भी एंट्री कर दो, ठीक है। क्योंकि भाई पहले तो बैड डेब्ट्स का ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि भाई अब आप सोच रहे होंगे सर बैड डेब्ट्स को प्रोविजन में क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे। भाई ट्रांसफर तब करता जब ओल्ड प्रोविजन होता, अब ट्रायल बैलेंस में कुछ है ही नहीं, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री अलग करनी पड़ेगी, प्रोविजन की एंट्री अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोविजन तो वो इस साल से बनाना शुरू कर रहा है। तो पहले बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करा, फिर प्रोविजन का करा, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रोविजन का अमाउंट जो है बैड डेब्ट्स घटाने के बाद जो आएगा उसके ऊपर निकालना है। क्लियर हो गई बात। और तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, तीसरा एडजस्टमेंट ये है कि जब तीनों ही चीजें दे रखी हों, जब तीनों ही चीजें ट्रायल बैलेंस में दे रखी हों, तो भैया 3 समायोजन प्रविष्टि होगी, पहली, दूसरी और तीसरी। और इन समायोजन प्रविष्टि को करने के लिए हमें ये 3 खाते वर्किंग नोट में बनाने ही पड़ेंगे। तो जब 3 चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर होती हैं तो 3 समायोजन प्रविष्टियां होती हैं, ऐसे याद कर लो, और 3 खाते बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद अंतिम खातों में इस तरीके से दिखाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब 10 मिनट के बाद एक क्लास और होगी, उसके अंदर अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मात्र 10 मिनट के बाद अपन दोबारा मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास के साथ जुड़ने के लिए। तो 10 मिनट के बाद 4 स्लाइड और बची हैं, और PFBD और PFDD के ही क्वेश्चन हैं, तो क्लास को मिस नहीं करना है। 10 मिनट के बाद अपन दोबारा मिलते हैं, 10 से 15 मिनट का गैप होगा, उसके बाद अपन दोबारा मिलते हैं, लेकिन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।